नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है। और इस कहानी को लिखा है हमारी अदालतों ने अपने फैसलों से। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने हमारे आज के भारत को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक दस्तावेज जो 70 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो आज के मॉडर्न डिजिटल इंडिया को कैसे चला सकता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इस सोच में है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहती हुई नदी जैसा है, जो समय के साथ अदालतों की व्याख्याओं के साथ अपना रास्ता खुद बनाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है संविधान के पहले इम्तिहानों से। ये वो दौर था 1950s और 60s का, जब खेल के नियम तय हो रहे थे। एक नया नया देश, एक नया संविधान, और उसे अपनी पहली बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। तो देखिए, शुरुआती सालों में ही 3 बड़े सवाल खड़े हो गए। पहला, 1950 का AK गोपालन केस। यहां पूछा गया कि आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है, उसका मतलब क्या सिर्फ सांस लेते रहना है? उस वक्त कोर्ट ने कहा, हाँ, इसका मतलब काफी सीमित है। फिर आया 1951 का शंकरी प्रसाद केस, जिसमें सवाल था कि क्या संसद संविधान में बदलाव कर सकती है? जवाब मिला, हाँ, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन असली मोड़ तो 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में आया। कोर्ट ने कह दिया कि संविधान की प्रस्तावना, यानी उसकी जो आत्मा है, वो कानूनी तौर पर उसका हिस्सा ही नहीं है। सोचिए, इसी एक फैसले ने आने वाले सबसे बड़े संवैधानिक टकराव की जमीन तैयार कर दी थी। और अब हम आते हैं उस दौर पर जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई। ये वो दौर था 60s से 80s तक का, जब भारत के सबसे बड़े संवैधानिक नाटक का पर्दा उठा, संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। और लड़ाई किस बात पर थी? इस बात पर कि संविधान की आत्मा का असली रखवाला है कौन। फिर आया साल 1967 और गोलकनाथ केस ने आकर जैसे पूरा खेल ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा कि संसद को जो बदलना है बदले, लेकिन वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हाथ भी नहीं लगा सकती। बस, ये तो सीधी सीधी संसद की ताकत को एक खुली चुनौती थी, और इसने न्यायपालिका और सरकार को बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा किया। तो इस महाटकराव का हल कैसे निकला? वो निकला 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस से। इसी केस ने जन्म दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना सिद्धांत को। और ये क्या कमाल का समाधान था! सोचिए, कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो इसकी नींव को नहीं हिला सकती। जैसे आप घर में कमरे बदल सकते हैं, पर बुनियाद नहीं तोड़ सकते। संविधान के इस बुनियादी ढांचे को कोई नहीं छू सकता। और हाँ, एक और बड़ी बात हुई। इसी केस ने साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस मूल संरचना सिद्धांत को मतलब पत्थर की लकीर बना दिया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने। देखिए, इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संशोधन आया था, उसमें तो संसद को लगभग अनलिमिटेड पावर दे दी थी। मिनर्वा मिल्स केस ने इसी असीमित शक्ति पर ब्रेक लगाया और ये तय कर दिया कि संविधान ही सर्वोच्च है, संसद नहीं। तो एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी संवैधानिक लड़ाइयां चल रही थीं, संसद, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रूपरेखा, लेकिन दूसरी तरफ इन फैसलों का असर हम सब की जिंदगी पर पड़ रहा था। और अब हम बात करेंगे जीने के अधिकार की, जिसके दायरे को आर्टिकल 21 के तहत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये सब बदला मेनका गांधी केस से। कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही। कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब है पूरी मानवीय गरिमा के साथ जीना, सिर्फ सांस लेना नहीं, इज्जत से जीना। बस इस एक सोच ने पर्सनल आज़ादी के लिए न जाने कितने नए दरवाजे खोल दिए। और ये जो गरिमा के साथ जीने का आइडिया था ना, ये फैलता ही गया। अरुणा शानबाग केस में इसी के आधार पर गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को भी मान्यता मिली, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दी गई। और फिर आया डिजिटल जमाना, और पुट्टास्वामी केस ने साफ कर दिया कि हमारी प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी इसी आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था 80s और 90s का, जब न्यायपालिका ने संविधान को सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का एक ताकतवर औजार बना लिया। इस दौर के 3 फैसलों ने तो पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। पहले 1985 का शाहबानो केस। इसने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते के अधिकार को अपहोल्ड किया और पर्सनल लॉ पर एक जबरदस्त नेशनल डिबेट शुरू कर दी। फिर आया 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
और 1997 में विशाखा केस, जिसने पहली बार वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए गाइडलाइंस तय की। अब हम कहानी के मॉडर्न दौर में दाखिल होते हैं। ये 90s से 2010 का वो समय था जब अदालतों ने नई तरह की चुनौतियों के बीच हमारे लोकतंत्र और आज़ादी की रखवाली की। साल 1994 का एसआर बोम्मई केस, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस केस ने कहा कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच पावर का जो बैलेंस है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस एक फैसले ने केंद्र सरकार की राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से डिसमिस करने की ताकत पर जबरदस्त लगाम लगा दी। और फिर आया 2013 का लिली थॉमस केस। ये केस था कानून बनाने वालों के लिए कानून का पालन करने पर। फैसला एकदम सीधा और साफ। अगर कोई एमपी, एमएलए या एमएलसी किसी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो वो फौरन उसी वक्त अपनी सीट खो देगा। बस इतना ही। और अब डिजिटल दुनिया की बात। साल 2015 का श्रेया सिंघल केस ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक मील का पत्थर है। इस केस ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। ये वही सेक्शन था जिसके तहत ऑनलाइन कुछ भी लिखने पर आसानी से गिरफ्तारी हो सकती थी। तो ये ऑनलाइन बोलने की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये जो एक बात है, ये इस पूरी कहानी का सार है। संविधान सरकार के लिए लोगों को कंट्रोल करने का हथियार नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए सरकार को कंट्रोल करने का हथियार है। और हमारी न्यायपालिका ने बार बार अपने फैसलों से इस बात को सच साबित करके दिखाया है। तो ए.के. गोपालन से शुरू होकर श्रेया सिंघल तक हमने देखा कि हमारा संविधान वाकई में एक जिंदा दस्तावेज है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये तो अदालतों और देश के लोगों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो इसे हर दिन नया बनाती है। तो सवाल यह है कि इसकी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, और इसका जवाब भविष्य की अदालतें और हम सब भारत के लोग मिलकर लिखेंगे।